गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पाठ 3 चुनाव की राजनीति। तो चुनाव की राजनीति में हमने जाना कि लोकतंत्र में चुनाव होना आवश्यक है। अब आज हम जानेंगे कि चुनावों की ज़रूरत क्यों है राजनीति में। हमने हरियाणा विधानसभा पार्टी के चुनाव के बारे में भी जाना था कि किस प्रकार से हरियाणा विधानसभा में चुनाव हुए, जिसमें 1982 से 87 तक कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव हुए तो लोकदल की सरकार आ गई और फिर 1991 में दोबारा चुनाव हुए तो वापस कांग्रेस की सरकार आ गई। इस तरह चुनाव के माध्यम से जो है लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती है। अब देखो चुनाव की ज़रूरत क्यों है, यही प्रश्न भी है। प्रश्न भी यही है कि चुनाव की ज़रूरत क्यों है लोकतंत्र में। देखो किताब खोल लो आप लोग भी। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। वो नियमित अंतराल हमारे देश में कितना है? 5 वर्ष। हमारे देश में प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहाँ भी चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक देशों में भी होते हैं और जो लोकतांत्रिक नहीं है देश वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? प्रश्न यही है कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, ये जानेंगे हम इसमें टॉपिक में। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। अगर चुनाव नहीं कराएं तो फैसले कैसे लिए जाएंगे कि सारे लोग रोज एक साथ बैठे रोज फैसले लें कि हमें क्या करना है, कैसे शासन चलाना है। लेकिन ऐसा संभव है क्या? नहीं है। इतनी जनसंख्या में बिना चुनाव लोगों का शासन संभव है कब? जब सब लोग रोज साथ बैठकर फैसले लें। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ये यहाँ तक लगा लो। देखो हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर हम चुनाव नहीं कराते हैं तो हमें क्या करना होगा कि सारे लोग रोज एक साथ बैठकर फैसले ले, ऐसा करें, इस तरह शासन चलाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना समय भी नहीं होता है और प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना ज्ञान भी नहीं होता है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं चुनाव के माध्यम से, और वे लोग ही प्रतिनिधि ही शासन में भाग लेते हैं। हर आम आदमी के लिए रोज शासन कार्य में भाग लेना संभव नहीं है। इसलिए जो है प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे हमारा सरपंच है, प्रधान है, एमपी है, एमएलए है, इनका चुनाव हम करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? चुनाव के माध्यम से, मतदान के माध्यम से। तो अब ये प्रश्न है कि क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। एक जगह तो ऐसी जहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है कि इस व्यक्ति उम्र में बड़ा होना चाहिए, अनुभव प्राप्त होना चाहिए, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनते हैं। या एक जगह ऐसी है जिसकी हम कल्पना करें कि जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर होता हो। तो देखो क्या देखते हैं अपन, कौन सा चुनाव अच्छा होता है। देखें इधर देखो, यहाँ से किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। भाई 2 आधार पर हम देखेंगे कि उम्र और ज्ञान के आधार पर, तो किसको ज़्यादा ज्ञान है और किसको नहीं है, हम किसको कह सकते हैं, ये तय करने में परेशानी आ सकती है। पर ये मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अगर ऐसा संभव हो जाए कि उम्र और ज्ञान के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर ले
लेकिन इसमें भी ये संभव उम्र तो है ही कि भाई हाँ 50 साल का है, 40 साल का है तो है, लेकिन उसमें ज्ञान कितना है ये हम कैसे तय कर सकते हैं। 5 आदमी है 40 से 45 साल की उम्र के बीच के, अब उनमें से किसको ज़्यादा ज्ञान है किसको पता। लेकिन मान लो ये भी तय कर ले मिलजुल कर लोग कि भाई ये ज्ञानी ज़्यादा है, इसको प्रतिनिधि चुन लिया जाए, तो ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। फिर देखो फिर इसमें क्या परेशानी आती है, अगर ज्ञान और उम्र के आधार पर चुनाव कर लेते हैं तो। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? इस व्यवस्था को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? जैसे 5 लोगों में से किसी एक लोग को ज्ञान के आधार पर एक व्यक्ति को चुन लिया तो वो सभी लोगों का प्रतिनिधि नहीं है, सब थोड़ी शामिल हुए उसको चुनने में। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसी व्यवस्था का नाम चुनाव है। अगर हम ज्ञान के आधार पर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसमें कई सारी समस्याएं आ जाती है। हम सारे लोग उसको अपना प्रतिनिधि मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं ये संभव नहीं है, या वो प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुसार शासन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो लोग उसको बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, ये सारी समस्याएं आ जाती है। और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। इसी व्यवस्था का नाम क्या है, चुनाव है। अंडरलाइन कर लो आप कि जब सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, प्रतिनिधि जो है जनता की इच्छा अनुसार शासन करता है और एक निश्चित समय अंतराल में जो है प्रतिनिधि अगर उसका कार्य अच्छा नहीं हो उस प्रतिनिधि का जो उन्होंने पहली बार में चुना है तो एक निश्चित समय अंतराल में लोग उसको बदल भी सकते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। ठीक है, चुनाव में ऐसा ही होता है कि लोग अपने पसंद के उम्मीदवार को प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं और वो प्रतिनिधि अपनी जनता के हित में शासन करता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर वो जनता को पसंद नहीं आया, जनता की बातें उसने नहीं मानी तो जनता उसको बदल भी सकती है। इस व्यवस्था का नाम क्या है, चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। इसलिए आज जो है प्रतिनिधित्व वाले चुनाव वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है कि लोग एक समय अंतराल में अपने प्रतिनिधि को चुने। जो समय अंतराल कितना है, 5 वर्ष। अगर एक बार लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया और वो 5 वर्षों में अच्छा कार्य नहीं करता है तो लोग उसको अगले समय में बदल देते हैं। जैसे हमने हरियाणा विधानसभा का देखा था, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार लोगों को पसंद नहीं आई तो अगली बार वो लोकदल की सरकार आ गई, देवीलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर वो सरकार लोगों के इच्छा अनुसार कार्य नहीं की लोकदल की सरकार ने, तो फिर कांग्रेस की सरकार आ गई 1991 के चुनाव में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी व्यवस्था को हम चुनाव कहते हैं। जो लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी, प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में, हमारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है हमारे देश में, इसमें चुनाव होना जरूरी है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। ये भी प्रश्न बनेगा, चुनाव में मतदाता किस तरह अपना चुनाव किस तरह चुनाव करते हैं। तो देखो, चुनाव में उत्तर यहीं से होगा, ये प्रश्न है, उत्तर भी यहीं से है कि चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, है ना। ये प्रश्न क्या होगा, चुनाव में मतदाता कौन कौन किस तरह के चुनाव करते हैं, वो है जो हमारे देश में मतदाता किस तरह के, कई तरह के चुनाव करते हैं। कौन कौन से हैं वे, अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव, अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव, सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वालों का चुनाव, सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव, इन सब का चुनाव करते हैं मतदाता।
हमने देखो इसके नीचे देखो चित्र के नीचे ये लड़की क्या कह रही है, हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों जरूरी है, पर गैर लोकतांत्रिक देशों के शासकों को भी चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये हमने लोकतंत्र में देखा कि चुनाव क्यों जरूरी है, तो ये हो गया। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर भी चुनाव कराना जरूरी होता है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। चुनाव कैसा होता है, लोकतांत्रिक। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। जो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनावों के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते, जैसे चीन का। और उनका उदाहरण पहले पार्ट में थे ना कि चीन में एक ही पार्टी है तो लोग उसी पार्टी को मतदान करने के लिए मजबूर होते हैं। पहले पार्ट में पढ़ा था अपन ने ये। तो हमने वहाँ अनेक देशों के चुनावों के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। जैसे पाकिस्तान का उदाहरण पढ़ा था, उसको भी हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। अब ये भी प्रश्न बनेगा यहाँ से, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी शर्तें कौन कौन सी है। हम किस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, यहाँ पर भी प्रश्न है बेटा आपका ये। ठीक है, हम किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, यहाँ से ये प्रश्न। अब उत्तर इसका ये है कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें निम्न है। अब देखो कौन सी है। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को के मत का समान मोल हो, यह होना चाहिए। लोकतांत्रिक चुनाव में पहला यही है कि हर किसी यानी वयस्क मतदान हमारे यहाँ तो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का जो भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति का, किसी भी रंग का, किसी भी क्षेत्र का, उनको हर किसी को जो है मताधिकार प्राप्त हो और उन सबके मत का समान मोल हो। चाहे एक गरीब आदमी ने मत दिया उसका भी मत का मूल्य समान है, एक अमीर ने दिया उसके मत का मूल्य भी समान है। ऐसा ही है हमारे लोकतंत्र में, एक औरत ने दिया या पुरुष ने दिया उसका मत का मूल्य भी समान है। तो ये पहला गुण है लोकतांत्रिक चुनाव का। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। दूसरा देखो, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। हमारे चुनाव में विकल्प होते हैं। मुख्य पार्टियां तो होती ही है कांग्रेस, बीजेपी, इसके अलावा और अन्य पार्टियां होती है और इसके अलावा निर्दलीय भी होते हैं। विकल्प जनता के सामने, जनता जिसको चाहिए उसको चुन सकती है। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी भी है। कितनी पार्टियां, जितनी भी अपनी पार्टियां हैं उनको, और अगर पार्टी टिकट न दे निर्दलीय ही खड़े होकर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, ये आज़ादी है उनको। ऐसे ही चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। जैसे चीन में ऐसा नहीं है, वे मतदाताओं के लिए भी विकल्प पेश ये भी मतदाताओं के लिए 15 सदस्य खड़े हैं, उनकी इच्छा हो उसी को मतदान करें। तो ये दूसरा गुण है लोकतांत्रिक चुनाव का। तीसरा देखो, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता ही है हमारे देश में 5 वर्ष में। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। तो हमारे देश में होते ही हैं 5 वर्ष में चुनाव, तो हमारे देश में बिल्कुल लोकतांत्रिक चुनाव है। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। उसी का होता है जिसको लोग चाहते हैं उसी को मतदान करते हैं। कोई किसी भी व्यक्ति को कोई मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि तू बीजेपी को ही वोट देना या तू कांग्रेस को ही वोट देना। इसके लिए मतदाता स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा होगी उसी पार्टी को मतदान करेगा। आजकल तो नाटो और आ जाता है, किसी को मत करो नाटो दबा दो, किसी को नहीं। इससे लोगों की उदासीनता, लोकतंत्र के प्रति लोगों की उदासीनता प्रकट होती है नाटो से। 5वां देखो, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं लोकतंत्र में। व्यक्ति मतदान करने के लिए स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, किसी को अपना समझ कर ऐसे मतदान न करे या किसी के दबाव में आकर मतदान
न करे, अपनी इच्छा के पसंदीदा उम्मीदवार को वो मतदान करे। इसके लिए व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। ये 5 गुण है वो लोकतांत्रिक चुनाव के। ठीक है, ये लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी शर्तें हैं ये। ठीक है, और कौन से चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, जिसमें ये सारे गुण हो, शर्तें या लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषताएं। ये HW रहेगा बेटा आपका, कर लेना इसको। ठीक है, आगे देखो, लोकतांत्रिक चुनाव की शर्तें, ये प्रश्न बनना और इसकी ये जो आपको शर्तें लिखनी है, HW में करोगे इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखो, ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। ये 5 शर्तें हैं, 5 बिंदु है, ये 5 बिंदु हमारे देश के लोक चुनाव में है या नहीं, ये हम देखेंगे। देखो, तो हम जानते हैं कि हमारे देश में तो है कि नहीं है। हमारे देश में पूरे लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। तो अब कहाँ से आएगा, आगे देखो। अब ये है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? इस प्रकार हम जानते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। चुनाव का मतलब इतनी सारी पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं और कंपटीशन हो जाता है कि कौन जीतता है। तो ये प्रतिद्वंद्विता राजनीति में अच्छी चीज़ है या नहीं है, ये देखो। ये प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। प्रतिद्वंद्विता यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे हमारा जोटवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, निवारू ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, हर चुनाव के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो उन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता होनी जरूरी है, कंपटीशन होना जरूरी है। और अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव ही कैसे हो जाएंगे, बेमानी के हो जाएंगे। प्रतिद्वंद्विता कंपटीशन होना जरूरी है। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? देखो, चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है। तो कई बार क्या होता है, चुनावी प्रतिद्वंद्विता तो होती है, जो पार्टियां होती है उनमें खींचातानी चलती है। इसमें हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। घर में 2 भाई है, आपके चाचा पापा ताऊ 3-4 भाई है, तो एक किस उम्मीदवार की तरफ होगा, एक किसकी तरफ होगा, एक बीजेपी वाले के साथ होगा, एक कांग्रेस वाले के साथ होगा। इस तरह बंटवारा हो जाता है। और मान लो कांग्रेस बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार आपके मिलने वाले हैं, तो घर में क्या करते हैं कि घर में 5 वोट है, अरे 3 जने तुम उसको दिया ना, तुम 3 उसको दिया ना। चुनाव के समय ऐसा होता है कि मान लो एक महिला खड़ी हो गई जो आपकी मम्मी की सहेली है, पुरुष खड़ा हुआ आपके पापा का दोस्त है, तो मम्मी उसको वोट देगी, पापा उसको वोट देंगे, अपने दोस्त को, मम्मी अपनी सहेली को देगी। इस तरह की स्थिति हो जाती है प्रतिद्वंद्विता में। और जो उम्मीदवार होते हैं वो भी कंपटीशन में जो है अपने अपने वोटों को खींचातानी लगाते रहते हैं। इससे विभिन्न दलों और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसे में जो चुनाव राजनीति में रुचि रखने वाले जो समझदार लोग होते हैं, जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं, वो लोग इस राजनीति में आते ही नहीं है और वो देश की सेवा से पीछे रह जाते हैं। तो ये एक नुकसान भी है।
हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम कर रही है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें ये मालूम न हो कि ये काम कैसे किया जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे प्रतिद्वंद्विता में लोग जो है, मान लो कंपटीशन रहा और कोई उम्मीदवार जीतकर सत्ता में आ गया, अब वो देश की सेवा भी करना चाहता है, लेकिन उसको पता होता है कि मैं तो यहाँ हो सकता है कि 5 साल ही एमएलए एमपी रह पाऊँ, अगले बार मेरा नंबर आए या न आए, ऐसा भी हो जाता है। तो वो क्या है कि देश की सेवा को छोड़कर पहले अपना पिटारा भरने में लगा होता है। जो भी राजनेता होते हैं, सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की इच्छा भी होती है। यह नहीं कि चुनाव जीत गए तो वो देश की सेवा में लगे रहे और अपने भविष्य के लिए नहीं सोचे, अपने मतलब आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचे। वो पहले उनके बारे में सोचते हैं और अपने अन्य पैसे में बड़े हुए लोग जो अपनी कैरियर की चिंता जिनको होती है, इन नेताओं को भी राजनीति में आते ही अपने कैरियर की चिंता होती है। इसलिए ये जो पहले अपना घर बनाते हैं, बाद में देश सेवा करते हैं। वो बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। वो सिर्फ उनमें देश सेवा की भावना भी होती है, लेकिन वो जो है सिर्फ देश सेवा की भावना से काम नहीं करते हैं, वो पहले अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ठीक है, आगे देखो। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। देखो, हमें अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छा करना है तो हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे जो है नेताओं के चरित्र में बदलाव हो और सुधार हो। उससे जो है एक तरीका राजनेताओं में के ज्ञान और चरित्र में बदलाव हो और उनमें सुधार हो। ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाए। देखो, नेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और उन देश के प्रति भावना कब विकसित होगी कि हम एक साथ ऐसी व्यवस्था करें लोकतंत्र में कि जो नेता अच्छा कार्य कर रहा है, जिससे जनता संतुष्ट है उसको जो है पुरस्कार दिया जाए। नेताओं को कोई इनाम मिला हो, आपने नहीं सुना होगा। तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए प्रति 5 वर्ष में। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो किस नेता ने, किस मंत्री ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया, वो लोगों से जानकर उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे कि लोग अपनी महिमा के लिए भी काम कर सकते हैं। और जिसने बुरा काम किया, लोग जिससे संतुष्ट नहीं है, उसको दंड भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोग बुरा कार्य भी न करें, पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र में होनी चाहिए। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। जनता से पूछा जाए। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है चुनावी प्रतिद्वंद्विता का, पढ़ रहे ना अपन। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। चुनावी प्रतिद्वंद्विता में जो नियमित चुनाव होते हैं ना अपने 5 साल में, उनका लाभ किसको मिलता है? दलों, राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार
मुद्दों को उठाया तो उन्हें लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इस लोभ से भी राजनेता अच्छा कार्य करते हैं कि कुछ कुछ की भावना तो ऐसी होती है कि भाई मैं अच्छे से अच्छा कार्य करूं, जनता को संतुष्ट करूं, जिससे कि अगली बार भी लोग मुझे वोट दे। और किसी की भावना ये होती है कि यार मैं तो अपना घर बना लूं, अगली बार क्या पता जीतूंगा या नहीं। ऐसे अलग अलग सोच होती है। लेकिन हम ये व्यवस्था कर देंगे भाई उसको पुरस्कृत किया जाए या बाद में उसको निर्विरोधी बना दिया जाए तो लोग जो है अच्छा कार्य करेंगे। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी, क्योंकि अच्छा कार्य नहीं करेगी पार्टी तो उसको दंड का प्रावधान भी है। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर उसको अपनी दुकान चलानी है तो खुद का फायदा तो सोचेगा ही, लेकिन वो थोड़ा कम फायदा लेकर भी ग्राहक को अच्छा सौदा देगा तो उसकी दुकान चलेगी, नहीं तो खाली अपना ही अपना फायदा सोचेगा तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। इस तरह है यह राजनीति भी बाजार की तरह। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और उसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से और इस तरह की व्यवस्था अगर हम करें तो इसे राजनीतिक मुकाबले से इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कि कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसे मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार राजनीतिक दल और उसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य हो सकेंगे। कब? जब उनके जो है इनाम की और दंड की व्यवस्था करें और उनकी प्रतिद्वंदता को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो वो उनमें प्रतिद्वंदता किस बात की हो जाएगी कि मैं इनाम पाऊँ। दंड कौन लेना चाहेगा? दंड थोड़ी लेना चाहेंगे। प्रतिद्वंदता किस चीज़ की हो जाएगी कि मैं अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करूं और मैं जो है पुरस्कृत हूँ। कोई ये थोड़ी जाएगा कि मुझे दंड मिले। ऐसे में आपसे मनमुटाव हो जाएगा, भेदभाव भी पनपेंगे, लेकिन राजनीतिक दल और उसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वैसे एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये हो गया अपना टॉपिक। ये कार्टून आप पढ़ना और समझना क्या कह रहा है। देखिए, मेरे पास योजनाएं, घोषणाएं, वायदे, और ये दूसरा कह रहा है कि मेरे पास वोट है ना। तो वो बेचारा कह रहा है कि वोट दो। ठीक है, आप बेटा पूरा पूरा वीडियो देखना और इसमें जो एक प्रश्न होमवर्क है, एक दो प्रश्न जो भी है वो करने की समझने का प्रयास करना।